नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सास ससुर को अपमानित करने वाली जेठ जेठानी को सबक सिखाने के लिए छोटी बहू ने चली ऐसी चाल कि उनको दिन में तारे नजर आने लगे। शादी शादी शादी, आप लोगों को मेरी शादी के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? अभी मेरी उम्र ही क्या है और एक छोटी सी नौकरी से कैसे चलाऊंगा अपना परिवार। आज सुबह से मेरे घर में महाभारत चल रहा था। एक तरफ थी मेरी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ मैं अकेला। उस वक्त मैं अपने आप को अभिमन्यु से कम नहीं समझ रहा था, जो कि इस शादी रूपी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर रहा था। बेटा, तेरे पिताजी तुझसे भी कम पगार पर काम करते, तुम चारे भाई बहनों की परवरिश की थी और तुझे सिर्फ एक बीबी का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा है। मेरी माँ मुझे उकसाते हुए बोली। चलिए पहले मैं अपना और अपने परिवार का परिचय आप सबसे करवा दूं। मेरा नाम संदीप है और मैं एक मिडिल क्लास रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे माता पिता तो छोड़िए, मेरे दोनों बड़े भाई राजेश और महेश और मेरी एक छोटी बहन पिंकी भी इस रूढ़िवाद के शिकार हो चुके थे, क्योंकि इन तीनों की ही शादी कम उम्र में कर दी गई थी। इस घर में इकलौता कुंवारा मैं ही बचा था, इसलिए सब ने मिलकर मेरा भी टिकट काटने का निश्चय कर लिया था और आज सुबह से ये सब मेरा दिमाग खा रहे हैं। मेरी उम्र अभी 21 साल है और मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन खत्म कर एक प्राइवेट कलर का काम करना शुरू किया है। पगार के नाम पर सिर्फ 8500 रुपये मिलते हैं, जिससे खुद मैं अपना गुजर बसर किसी तरह से कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी के साथ साथ MBA की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि मैं इस 8500 की जगह 85,000 की नौकरी करना चाहता था। लेकिन मेरे इस सपने के बीच मेरा ही परिवार खड़ा था, हाथों में बरमाला लिए, और मुझे किसी भी हालत में अभी शादी नहीं करनी थी और इसलिए आज सुबह से मेरे घर में महाभारत चल रहा था। छोटे, अभी तेरे दोनों भाई जिंदा हैं। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता हम तेरे और तेरी पत्नी का खर्चा उठाएंगे, बड़े भैया बहुत ही जोश में बोले। लेकिन तभी मेरी नज़र बड़ी भाभी पर पड़ी, जो कि इशारों ही इशारों में बड़े भैया की क्लास ले रही थी। मानो कह रही थी कि जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो, वरना रात को कमरे में तुम्हारी खैर नहीं होगी और तुम्हारी सारी जोश निकाल दूंगी। जैसे ही भैया की नज़र भाभी पर पड़ी और उनके इशारे को समझने के बाद वो हकलाते हुए बोले, अब मैं समझता हूँ कि मेरा छोटा भाई स्वाभिमानी है और वो कभी मेरी मदद नहीं लेगा, है ना भाई? उसके बाद वो मेरे सामने कातर दृष्टि से देखे और कान के पास फुसफुसाते हुए बोले, भाई संभाल ले वरना तेरी भाभी मेरा हाल बेहाल कर देगी। मैं उनके इस हाल पर मुस्कुरा उठा और बोला, भैया सच कह रहे हैं, भला मैं कैसे अपनी बीवी का खर्चा किसी और को उठाने को कह सकता हूँ? और वैसे भी मैं जब तक MBA ख़त्म नहीं कर लेता शादी नहीं करूँगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। तभी घर में पंडित जी का आगमन होता है। इन महाशय का भी बराबर योगदान है मेरे परिवार में सभी के हाथ पीले कराने का। मैं मन ही मन सोचा, लो बस अब इन्हीं की कमी थी, आज तो ये लोग इस अभिमन्यु का वध करके ही मानेंगे। मुझे पंडित जी के चेहरे पर हमेशा एक जबरदस्ती की मुस्कान दिखाई देती थी, शायद यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो। उनके कमरे में घुसते ही मेरा परिवार उनके आगे नतमस्तक हो गया और मेरे पापा ने उनसे कहा, पंडित जी लड़की की तस्वीर लाए हैं। इसका मतलब आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। हद है, मैं झुझलाते हुए बोला। लेकिन मैंने देखा सब मेरी बात को अनसुना करके पंडित जी की खातिरदारी में लगे पड़े हैं। तभी पंडित जी ने अपनी पोटली से 2 तस्वीरें निकाली। मेरी माँ ने झट से दोनों तस्वीरें उनके हाथ से छीनते हुए उन तस्वीरों को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। मैंने देखा मेरी माँ की तरह मेरा परिवार ही उन तस्वीरों को देखकर उस लड़की की खूबसूरती के पुल बांधे जा रहा था। मैं भी उत्सुकता व तिरछी आंखों से तस्वीर को देखने का प्रयास करने लगा और जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो कह रहा हो, यही है वो जो बनेगी तुम्हारी दुल्हन। मेरी मम्मी ने झट से एक 500 की हरी पत्ती अपने खीसे से निकाली और पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, वाह पंडित जी, आज आप बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। तस्वीर से भी ये लड़की किसी बड़े और ख़ानदान की लग रही है। पंडित जी मम्मी के हाथ से नोट लेते हुए अपने आदत के अनुसार झूठी हंसी हंसते हुए बोले, एकदम सही पहचाना आपने भाभी जी। इस लड़की के पिताजी की गिनती शहर के रईसों में की जाती है।
उनकी 2 कपड़े की फैक्ट्रियां हैं और सूदी किश्ती का बिजनेस भी है। सेठ जी का नाम भद्रेश जालान और उनकी बेटी का नाम चारुलता है। अब तक मैं चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन पंडित जी की इन बातों को सुनकर मुझे एक शंका हुई और उसी शंका को दूर करने के लिए मैंने पंडित जी से पूछा, जब ये लड़की इतनी ही रईस खानदान की है तो क्या ये हमसे रिश्ता करेंगे? क्योंकि हम लोग तो ठहरे मिडिल क्लास के लोग और वो तो बंगलों में रहने वाली मैडम हैं। मम्मी मुझे गुस्से में कुछ कहने ही जा रही थी कि पंडित जी ने मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, बेटा इस लड़की की माँ नहीं है, क्योंकि वो उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी। बेटी की परवरिश बाप ने अकेले की है और इस लड़की के पिताजी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी का विवाह किसी जॉइंट फैमिली वाले घर में हो, जिससे कि उनकी बेटी को परिवार का प्यार मिल सके, जिससे वो अब तक अनजान थी। तेरी ज़िरा खत्म हो गई तो क्या अब हम बड़े बात कर लें? पापा चिढ़ते हुए बोले। सुनिए पंडित जी, हमें ये लड़की पसंद है, आप बातें आगे बढ़ाइए। और एक बात, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए पैसे वैसे की कोई बात मत कीजिएगा। पापा ने पंडित जी को 2 टूक में अपना फैसला सुना दिया। पंडित जी भी खुशी खुशी घर से पधारे। सुबह सुबह ही 500 की बोहनी हो गई थी और साथ ही इतना बड़ा रिश्ता भी तय हो गया था। कुछ दिनों बाद ही पंडित जी का फ़ोन आया कि लड़की के पिताजी और लड़की आप लोगों से मिलना चाहते हैं। मीटिंग फिक्स हुई एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में। चारुलता के पिताजी ने पूरा एक केबिन ही बुक कर लिया था, जिसमें मेरा पूरा परिवार 9 लोगों का, वो और उनकी लड़की के अलावा और कोई नहीं था। चारुलता फ़ोटो में जितनी सुंदर लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा वो रियल में सुंदर थी। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद वो काफ़ी सिंपल लग रही थी। उसने एक पीले रंग की सलवार कमीज़ पहने हुई थी, गोरा बेदाग चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक लट, जिसे वो बार बार पकड़ कर अपने कान के पीछे कर रही थी, लेकिन वो बार बार उसके चेहरे पर आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगे हुए थे। आते ही उसने मेरे सभी परिवार वालों के पैर छुए और खुद आगे बढ़ बढ़ कर मेरी भाभियों की खाना परोसने में मदद कर रही थी। मेरी दोनों भाभियां तो खुशी से फूली नहीं समा रही थीं, क्योंकि उन्हें एक देवरानी मिलने वाली थी, वो भी इस तरह की गाय जैसी देवरानी जो कि इस ज़माने में मिलना मुश्किल था। तभी चारू के पापा ने मुझसे पूछा, बेटा अभी क्या काम करते हो? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही पापा बीच में बोल पड़े, अभी MBA कर रहा है और ख़ुद के खर्चों के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। मैंने सोचा अब तो गई भैंस पानी में, भला कौन सा रईस बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी पार्ट टाइम जॉब करने वाले लड़के से हो। लेकिन हुआ बिल्कुल मेरी सोच से विपरीत। चारू के पापा ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है कि लड़का पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुद की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। मैं बैठा बैठा सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा और चारू के पापा आंखों ही आंखों में इशारा करके एक दूसरे को कुछ समझा रहे थे और उसके तुरंत बाद वे दोनों एक साथ मुझे और चारू को बोले, सुनो एक काम करो, तुम दोनों टेरिस पर चले जाओ और आपस में बात कर लो, क्योंकि आखिरकार जीवन तो तुम दोनों को ही बिताना है एक साथ। मैंने देखा चारू उतना कहते ही उठ खड़ी हो गई और मेरे सामने आकर खड़ी होकर बोली, चलें? चारू की स्पीड देखकर मेरे परिवार वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरे आगे चल रही थी और मैं भी शर्माते हुए उसके पीछे चल रहा था। लेकिन ये क्या, मैंने देखा कि टेरिस पर पहुंचते ही उसकी चाल बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि अब तक वो एक सिंपल लड़की की तरह शर्मा शर्मा कर चल रही थी, लेकिन टेरिस पर पहुंचते ही वो बिंदास कैट वॉक करके चल रही थी और कैट वॉक करते हुए एकदम से मेरे पास आ गई और बोली, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? ज़िंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर गया था, क्योंकि अब तक जिसे मैं सभ्य, सुशील और साधारण लड़की समझ रहा था, वो तो एक मॉडर्न ख्यालों वाली कूल ड्यूड निकली। उसने मेरे शौक खाए चेहरे के सामने हाथों को हिलाते हुए कहा, क्या सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है, इसमें क्या बड़ी बात थी जो तुम इतना चौंक रहे हो? देवी जी आपसे सीधे तुम पर आ गई थी, इसलिए मैंने भी लाश का गहना साइड रखा और बोला, शौक तुम्हारे सवाल से नहीं, तुम्हारे इस बदले हुए अंदाज से लगा था। खैर छोड़िए, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी भी लड़की के नज़दीक नहीं गया हूँ। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है,
ताज्जुब है, तुम तो देखने में भी अच्छे लगते हो और तुम्हारी बॉडी भी एथलीट टाइप की है। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो? देखिए चारू मैडम जी, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मेरी लाइफ में मुझे अभी किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की वजह से मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊँ। मैंने चारू को दो टूक में जवाब दिया। ओह हाँ, पापा बोल रहे थे कि तुम एमबीए की तैयारी कर रहे हो। इट्स वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर गोल्स, चारू बोली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि नीचे मेरे परिवार के सामने तुम ये सीधी और संस्कारी बनने का नाटक क्यों कर रही थी। और तुम्हारे पापा जब इतने रईस हैं और तुम भी इतनी मॉडर्न हो, तो तुम लोगों ने मेरे परिवार को कैसे चुन लिया, जो ना तो तुम्हारे जितना मॉडर्न है और ना ही तुम्हारे पापा जितनी हैसियत है हमारी। मैंने अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को एक साथ चारू के सामने रख दिया। चारू मेरे सारे सवालों को सुन कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, ये सच है कि मेरे पापा तुम्हारे परिवार की हैसियत में कई गुना ऊपर हैं, और ये भी सच है कि मैं एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की हूँ। लेकिन इसी के साथ ये भी बिल्कुल सच है कि ये रिश्ता मैंने खुद पसंद किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे इस बड़ी और जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ एक परिवार की कल्पना में ही बताया है। मेरे पापा अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपन आया और नौकरों के साथ ही गुजरा। थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया। वहाँ मैं अक्सर दूसरे बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवारजनों से मिलते हुए देखती थी और मन ही मन सोचती थी कि काश मेरा भी ऐसा ही एक परिवार होता। चारू ने अपने पूरे मन के गुबार को मेरे सामने रख दिया था। उसका किसी परिवार के प्रति इतना लगाव देखकर मेरा भी दिल भर आया। मैंने मन ही मन सोचा कि सही कहा गया है कि एक परिवार की अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास कोई परिवार ना हो, वरना आजकल कौन लड़की चाहती है कि उसकी शादी किसी जॉइंट फैमिली में हो। आज की युवा पीढ़ी तो सिर्फ छोटा परिवार, सुखी परिवार की ही रट लगाते हैं। यहाँ तक कि बेटी के माँ बाप भी शादी से पहले ये देखते हैं कि लड़के का परिवार कहीं बड़ा तो नहीं, और अगर बड़ा भी है तो बेटी को ऐसी पट्टी पढ़ाकर भेजते हैं कि कुछ ही सालों में 12 लोगों का एक परिवार 3 लोगों के 4 परिवार में बदल जाता है। चारू फिर से मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, फिर से कहाँ खो गए? मैं अपने ख्यालों से निकलकर चारू से बोला, नहीं कहीं नहीं। और एक बात, तुम्हें मुझसे कुछ और सवाल पूछने हैं तो अभी पूछ लो, और मुझे ठोक बजा के अपनी तसल्ली कर लो, वरना नीचे जो लोग हैं वो तो सिर्फ मेरे सर पे सेहरा और तुम्हारे सर पे शादी का जोड़ा देखने को उत्सुक बैठे हैं। वो हंसते हुए बोली, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हो। यू हैव अ नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने 2 टूक में उससे कहा, तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने आज इतनी देर तक बात की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या पूछूं। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं तो तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी नकचड़ी ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, जो आजकल बहुत ही कम लोगों के पास होता है। और एक बात, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चारू को मिलने से पहले तक मैंने यही तय किया था कि मैं अपने एमबीए के बाद ही शादी का सेहरा अपने सर पर रखूँगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे और चारू के शादी वाले प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने से दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरी भाभियाँ तो जैसे खुशी से झूम रही थीं, लेकिन मुझे उन दोनों पर बड़ी दया आ रही थी, क्योंकि वो जिसे गाय समझ रही थी वो तो असल में शेरनी थी। भगवान ही इन दोनों को चारू के कहर से बचा पाएंगे। अब तो अगले ही दिन मेरी पूरी फैमिली को चारू के पापा ने अपने घर दावत पर आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वो लगे हाथ सगाई और शादी का डेट फिक्स भी करना चाह रहे थे। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार सुबह से ही खुद को स्टैंडर्ड दिखाने के रेस में लगा हुआ था। दोनों भैया ने अपने शादी वाले ब्लेजर्स निकाल लिए, लेकिन तोड़ बढ़ जाने की वजह से वो किसी तरह से उसे अपने फैले हुए जिस्म पर चढ़ा न पाए। दोनों भाभियों का तो श्रृंगार ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब 2 घंटे बाद वो अपने कमरे से सज धज कर निकली तो लगा कि मानो सामने साक्षात देवी लक्ष्मी पूरे गहनों से लदी खड़ी हैं। इस मामले में मेरे पापा मम्मी ठीक निकले। वो हर साल दिवाली में पहनने वाले अपने कपड़े में ही जच रहे थे। मैं भी अपने कैजुअल ड्रेस में ही था। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान की खूबसूरती उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सेहत से झलकती है।
जिसमें कि मेरा कोई मुकाबला नहीं था। बड़े भैया ने अपने दोस्त से एक बड़ी सी इनोवा एक रात के लिए उधार ली थी, क्योंकि उन्हें भी झूठा दिखावा जो दिखाना था। करीब 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम सब परिवार चारू के पापा वाले लोकेशन पर पहुँचे। पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। हमने देखा कि हमारी गाड़ी एक बड़े से सफ़ेद बंगले के सामने रुकी। तभी दरवान मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर हमारी गाड़ी को अंदर करने का इशारा करता है। गाड़ी के अंदर घुसते ही 2-3 सफ़ेद बेदाग कपड़े पहने नौकर तुरंत गाड़ी के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और हम पर फूल बरसाकर हमारा स्वागत करने लगते हैं। उनमें से ही एक बड़े भैया की गाड़ी लेकर गाड़ी बंगलों के नीचे बने पार्किंग में लेकर चला जाता है। मैंने देखा कि मेरे घर वाले चारू के पापा की रईसी की चकाचौंध में खो से गए थे। सब लोग सेठ जी की ठाट बाट की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन मैं खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। मैंने देखा कि चारू के पापा और चारू दोनों ही घर के दरवाजे पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। चारू ने आज एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और सच कहूँ तो वो आज भला की खूबसूरत लग रही थी। चारू के पापा हम सबको लेकर बंगले में अंदर चले जाते हैं। अंदर से तो ये बंगला और भी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बंगला तो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले भी मुँह फाड़े बंगले के दर्शन में व्यस्त थे। तभी चारू के पापा ने सबको सोफे पर बैठने का आग्रह किया और उसी के साथ 2-3 और नौकर हाथों में शरबत और स्नैक्स लिए हमारे सामने खड़े हो गए और सबको शरबत और स्नैक्स सर्व करने लगे। तभी मेरी नज़र दूर कोने में बैठे पंडित जी की तरफ गई। पंडित जी के सामने 3 थालियों में दुनिया भर के पकवान रखे हुए थे और पंडित जी कुछ पकवान खा रहे थे तो कुछ अपनी झोली में डाल रहे थे। कुछ देर बाद मेरी बहन, भाभी और माँ को लेकर चारू अपने कमरे में ऊपर चली गई और उधर मेरे पापा और भैया चारू के पापा से सगाई और शादी के लिए क्या क्या इंतज़ाम करना होगा उसकी तैयारियों के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। अकेले मैं ही था जो चुपचाप सिर्फ बैठा बैठा इस बड़े से बंगले में एक बिन माँ की बच्ची के रहने की कल्पना कर रहा था, क्योंकि घर जितना ही बड़ा होता है उसमें रहने वाले लोग उतने ही अकेले हो जाते हैं। मैंने आज तक चारू के पापा की तरह ज़मीन से जुड़ा हुआ अमीर व्यक्ति नहीं देखा था, क्योंकि मैंने तो अब तक यही सुना था कि दौलत अक्सर लोगों के मिजाज बिगाड़ देती है। तभी चारू के पापा ने पंडित जी को इशारे से बुलाया और उनसे सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। उधर भाभी, बहन और माँ भी चारू के कमरे से नीचे हॉल में आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे घर के औरतों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, मानो अभी अभी वो कुबेर का खजाना देख के आई हूँ। पंडित जी ने सगाई और शादी की डेट फिक्स कर दी थी, जो कि इसी महीने की आखिरी सप्ताह को थी। चारू के पापा ने पंडित जी को 15,000 दक्षिणा के साथ विदा किया और मेरे पापा से बोले, देखिए रात काफ़ी हो गई है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आज की रात आप हमारे घर में ही रुक जाइए, क्योंकि देर रात को लंबा सफ़र करना सही नहीं रहेगा। मेरे पापा भी थोड़ी नानुकुर करने के बाद चारू के पापा की बात मान गए। तभी फिर से 3-4 नौकर हम सब के पास आए और सबको बंगले में बने अलग अलग कमरों में लेकर जाने लगे। तभी मैंने देखा कि चारू पता नहीं कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी और सबसे नज़र चुराकर उसने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और फिर तुरंत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक वो कमरे में न चली गई और उसके कमरे में घुसते ही मैंने सबसे छुपकर वो पर्ची निकाली और देखा उसमें लिखा था, कम टू माई रूम इन मिडनाइट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मुझे चारू का कैरेक्टर समझ ही नहीं आ रहा था। कभी तो वो एक मासूम सी बच्ची की तरह बर्ताव करती और कभी कभी तो वो डिस्को और पब में जाने वाली उन मॉडर्न लड़कियों की तरह बन जाती थी, जो अपने पास खड़े लड़के को किसी को बिना किसी झिझक के फ्रेंड जोन कर देती हैं। रात के 9 बजने जा रहे थे। मैंने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए मैं सहम सा गया कि कहीं ये चारू तो नहीं है। क्या इसे रात होने तक का भी सब्र नहीं हो जो 9 बजे ही मेरे रूम में चली आई। मैं वैसे ही बड़बड़ाते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक नौकर खड़ा था और वो मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाने आया था। मैंने चैन की सांस ली और उससे कहा कि वो चले जाए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट बाद मैं डाइनिंग टेबल पर पहुँचा तो देखा
कि डाइनिंग टेबल पर मानो 56 भोग सजे हों। टेबल पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ पर कोई डिश नहीं रखी हो। चारू के पापा बीच वाली कुर्सी पर बैठे थे और बाकी के लोग अपनी अपनी जोड़ियों के साथ बैठे थे। मैं अपने मम्मी के पास अकेला बैठा था। मैंने देखा चारू खुद मेरे परिवार वालों को अपने हाथ से खाना परोस रही थी। मेरी मम्मी को ये अच्छा न लगा। उसने चारू का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठकर खाना खाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि मुझे अपने घर में भी सबके बाद में ही खाना खाने की आदत है। मैंने देखा कि चारू की आंखें खुशी से चमक उठी, मानो जिस चीज़ की बरसों से वो सिर्फ कल्पना करती आई थी वो उसे आज नसीब हुआ हो। तभी चारू के पापा बोले, नहीं नहीं भाभी जी, आप बैठिए, खाना नौकर परोस देंगे। आप हमारी मेहमान हैं, हम आपसे कैसे ये सब करवा सकते हैं। रामू काका, आप सभी मेहमानों को खाना सर्व कर दीजिए। मेरी माँ भी ज़िद्दी थी। वो बोली, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, खाना खिलाना तो बूढ़े का काम होता है और मैं ये पूरी खुद कमाना चाहती हूँ। ये सौभाग्य मैं आपके नौकरों को क्यों दूँ। इतना कहकर मेरी माँ सबसे पहले चारू के पापा को ही खाना परोसने चली गई। चारू के पापा के लाख मना करने पर भी माँ ने पहले तो उनको खाना परोसा और फिर बारी बारी से सबको खाना परोसा और सबके खाना खा लेने के बाद ही वो बैठी। मेरे पापा बोले, भाई साहब माफ़ कीजिएगा अगर मेरी पत्नी की किसी भी हरकत से आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि वो ऐसी ही है, हमारे घर में भी सिर्फ उसी की चलती है। अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मेरी बेटी ऐसी घर में ब्याहने जा रही है जहाँ उसे ऐसी माँ जैसी सास मिलेंगी और शायद वो शादी के बाद अपनी माँ के सुख की कमी को पूरा कर पाए जिससे वो इतने वर्षों से वंचित रही है। खुशी खुशी चारू के पापा मेरे पापा से बोले। मैं और बाकी सब खाना खाकर वापस अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे कि मैंने देखा कि माँ सबको खिलाने के बाद अभी डाइनिंग टेबल पर खुद ही अपने लिए खाना निकाल रही थी कि तभी चारू के पापा और चारू दोनों ही उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी पर बिठा देते हैं और वो दोनों खुद उनका खाना परोसने लगते हैं। इस बार मैंने चारू के पापा की जिद देखी, जो मेरी माँ के लाख मना करने पर भी माँ को खाना परोसे जा रहे थे और खाना परोसते हुए बोले, भाभी जी सारा पुड़े आप अकेले अकेले ही ले लेंगी क्या, कुछ पुड़े तो हम माँ बेटी को भी ले लेने दीजिए। हंसने लगे कहकर। मुझ समेत मेरे बाकी के सारे घर वाले इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे और उसके बाद तो सब वापस डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ चले और इस बार पूरा परिवार ही माँ की आवभगत में जुट गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा परिवार जो बरसों से खुद अधूरा था वो आज मेरे परिवार को परिवार का सही मतलब समझा जाएगा। सब लोग आज पेट भर कर नहीं बल्कि आत्मतृप्ति के साथ ही डाइनिंग टेबल से उठे थे। मैंने देखा कि आज मुझ समेत बाकी के सभी के मुख पर एक आत्मसंतोष था। सब वापस अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। मैं सबसे पीछे पीछे चल रहा था कि तभी चारू पीछे से मेरे बाँह को चिकोटते हुए फुसफुसाते हुए बोली, याद है ना, आज रात को तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा वरना मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी, समझे बच्चू। मैं इन सब चीज़ों में तो उस पर्ची के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ये चारू तो हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो ये मेरी वर्जिनिटी तुड़वा के ही मानेगी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ करवटें बदल रहा था क्योंकि मेरा मन तो भांति भांति की आशंकाओं से घिरा हुआ था। अगर गलती से किसी ने मुझे चारू के कमरे में देख लिया तो बरसों की बनाई हुई इज्जत धूल में मिल जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। अंत में मैंने निश्चय कर लिया कि मैं चारू के कमरे में नहीं जाऊंगा और अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक करके सोऊंगा। देखता हूँ कि कैसे वो मेरे कमरे में आती है और मैं बिस्तर से उठकर तुरंत कमरे को लॉक कर देता हूँ और चाबी अपने तकिए के नीचे रख लेता हूँ। उसके बाद करवट बदलते बदलते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अचानक रात को मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। मैं अर्ध निद्रा अवस्था में ही पलट कर देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं उससे दबे स्वर में बरसते हुए बोला, चारू तुम अंदर कैसे आई। मैंने तो अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। वो मुझ पर झपटते हुए बोली, पहले एक किस दो तब बताऊंगी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं अपने ही कस में खोया था कि उसने झट से मुझे किस कर लिया और बोली, तुम ना कोई काम के नहीं हो, लगता है शादी के बाद मुझे ही तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा।
मैं उसे बाँह से पकड़कर कमरे से बाहर लेकर जाते हुए बोला, ठीक है मैडम जी, मैं आपसे शादी के बाद सब कुछ सीख लूँगा, अभी आप जाइए प्लीज़। अच्छा, तो तुम्हें ये नहीं जानना कि मैं अंदर कैसे आई? उसने शरारत भरे अंदाज से पूछा। जानना तो मैं चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इससे कुछ पूछा तो ये आज मेरा चीरहरण करके ही जाएगी, इसलिए मैंने समझदारी दिखाते हुए बोला, नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं जानना है, आप बस मुझे माफ़ कीजिए और मेरे कमरे से प्रस्थान कीजिए। फिर मैंने किसी तरह उस आफत की पुड़िया को कमरे से बाहर निकाला और फिर से बेड पर सोने चला गया। फिर मैंने किसी तरह उस आफत की पुड़िया को कमरे से बाहर निकाला और फिर से बेड पर सोने चला गया। लेकिन आज मेरे आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मेरी आंखों में तो आज सिर्फ चारू का वो शरारती स्माइल वाला चेहरा था। ऐसा नहीं था कि मुझे चारू की हरकतें पसंद नहीं थी, बस मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मॉडर्न और खुले विचारों की लगती है। वरना कौन सी लड़की होगी जो कि किसी लड़के से सिर्फ 2 ही मुलाकात में बेड तक पहुंच जाएगी। अगले दिन हम सुबह ही घर वापसी के लिए तैयार होने लगे। चारू के पापा और चारू खुद हमें पूरे आदर सत्कार के साथ बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए थे। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। पापा और भैया तो घर पहुंचते ही मेरी और चारू की सगाई की तैयारी में जुट गए। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वो चारू थी। वो बोली, घर पहुंच गए मेरे फ्यूचर हस्बैंड जी। मैं चौंकते हुए बोला, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो शरारत भरे लफ्ज़ों में बोली, वैसे ही जैसे कल रात मैं तुम्हारे बंद कमरे में आ गई थी। तुम मुझे बहुत ही कम आंकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत ही पची हुई चीज़ हूँ। कल जब मैं तुम्हारी भाभियों और मम्मी को लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी मैंने चुपके से उनके मोबाइल से तुम्हारा नंबर ले लिया था। और वो कल रात मेरे कमरे में कैसे आ गई थी? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हंसते हुए बोली, वो तो मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। मैंने रामू काका से बोलकर जानबूझकर तुम्हें वो वाला कमरा दिलवाया था, क्योंकि उस कमरे की 2 चाबियां थी। एक चाबी को उन्होंने तुम्हें दे दिया और दूसरी चाबी को मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम तो 1 नंबर के फट्टू हो और तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आओगे। उसके बाद वो कुछ और कहने ही जा रही थी कि तभी मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैंने चारू को बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद तो वो रोज़ मुझे सुबह शाम फ़ोन करती। मुझे भी उसके साथ बात करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। एक बार तो बड़े भैया भाभी ने मुझे चारू से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उसके बाद ये बात मेरे पूरे परिवार को पता चल गई और उस दिन से तो मेरी खूब खिंचाई होने लगी। परिवार वाले मेरी खिंचाई करते हुए कहते हैं, जब शादी के लिए बोल रहे थे तब तो बहुत ज्ञान बांट रहा था, अब देखो खुद फ़ोन पर दिन रात लगा हुआ है। इसी तरह बातों मुलाकातों में सगाई का दिन आ गया। मेरे भाइयों ने मेरे मना करने के बावजूद खुद के पैसे से मेरे लिए सगाई की अंगूठी और एक शेरवानी खरीदी थी मेरी सगाई के लिए। सगाई के लिए चारू के पापा ने एक आलीशान मैरिज हॉल बुक किया था और लगभग वही सारे खर्चे भी उठा रहे थे। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरी बातों को किस तरह लेंगे, इसलिए मैं चुप ही रहा। मैंने देखा कि हॉल पूरा का पूरा रईसों और पैसे वालों से भरा हुआ था। मॉडर्न औरतें महंगे महंगे सन ग्लासेस लगाकर और ढेर सारा मेकअप करके फिर से जमान बनने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे मेरा परिवार इन अमीरों में ऐसा लग रहा था जैसे कि शेरों के झुंड में कुछ बकरियां फंसी हों। मैं और चारू स्टेज पर बैठे थे और लोग आकर हमें सगाई की बधाई और महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे थे। मैंने देखा कि मेरी भाभियों की नज़र तो आए हुए गिफ्ट्स में सिर्फ गहने के डिब्बों पर था। मेरे पापा और मम्मी इन मामलों में बिल्कुल साफ सुथरे थे। मैंने उन्हें भी अपनी तरह ही इस आयोजन में असहज महसूस करते देखा। मैंने तो कुछ रईस लोगों को हमें मुंह देख कर मुंह बनाते भी देखा था, लेकिन मैं उनके इस व्यवहार को अनदेखा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें ये रिश्ता बेमेल लग रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से शादी सिर्फ 2 समान औकात के लोगों में होनी चाहिए। तभी स्टेज पर कुछ लड़कियां चढ़ आईं। वे लोग कपड़े के नाम पर चिथड़े लपेट कर आई थी। मैंने देखा मेरे पापा तो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। चारू ने उन लड़कियों से मुझे परिचय करवाया और बताया कि वे सब उसकी सहेलियां हैं। मैं झूठी स्माइल करते हुए उनसे मिला, लेकिन मन ही मन मुझे उन लड़कियों पर और चारू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई। मेहमानों के हुजूम ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था
और बीच में हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे। रिंग सेरेमनी खत्म होते ही एक एक करके सारे मेहमान वापस जाने लगे। सारा आयोजन खत्म होते होते रात हो गई थी। अब हॉल में सिर्फ मेरा परिवार, चारू और चारू के पापा और उसकी कुछ सहेलियां रह गई थीं। तभी उसकी सहेलियों में से एक लड़की आई और मुझसे लिपट कर सेल्फी लेने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो सेल्फी लेते वक्त कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने देखा कि जब उसके हाथ मेरे कमर तक जा पहुँचे, मैंने उसके हाथ को अधर में पकड़ लिया और उसके हाथ को झटकते हुए खुद से अलग कर दिया। उसे मुझसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। वो गुस्से से समतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें लड़कियों को हैंडल करने नहीं आता है। मैं उसका जवाब देने ही जा रहा था कि तभी वहां चारू आ गई। उसने उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और बोली, वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे लड़कियों को कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम नहीं जानती हो कि शादीशुदा आदमी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। चारू की इस एटीट्यूड को देख मेरा सीना गर्व से फूल गया था। एक बार फिर से मैं चारू को समझने में गलती कर गया था। बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती है, लेकिन मुझे लगता था कि ये रिश्ता ऊपर वाले ने नहीं बल्कि नीचे वालों ने बनाई थी, क्योंकि मेरे और चारू में कुछ भी समानता नहीं थी। मैं शांत स्वभाव का हूँ और वो चंचल। मैं कम बोलता हूँ और वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। वो अमीर है और मैं मध्यम वर्ग का। वो मॉडर्न है और मैं सिंपल। वो खास है तो मैं साधारण। लेकिन कभी कभी लगता था कि इतनी असमानताएं होने के बावजूद हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सगाई में जो भी हुआ, उसके बाद मेरे पापा ने चारू के पापा से निवेदन किया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। चारू के पापा हाथ जोड़कर बोले, देखिए, सगाई में जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन चारू मेरी इकलौती बेटी है और मुझे आप मेरी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम करने का सुख मुझसे मत छीनिए। मेरे पापा चारू के पापा के हाथ पकड़कर बोले, माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये भूल गया था कि एक बाप की सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब वो पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करवाता है, क्योंकि मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ। उसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। मेरी माँ और भाभियाँ चारू के लिए साड़ियाँ खरीदने में व्यस्त हो गई। उधर मेरे पापा और भैया भी शादी की अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गए। लेकिन मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था इस शादी को लेकर। क्या चारू संदीप की शादी बिना रिकॉर्ड के हो जाएगी? एक रईस खानदान की बेटी एक मिडिल क्लास की बहू बनकर क्या एडजस्ट कर पाएगी? ज्वाइंट फैमिली का सपना लेकर आने वाली चारू को इस फैमिली का कौन सा रूप देखने को मिलेगा? क्या चारू को इस परिवार में अपनों का प्यार मिलेगा? ऐसे और भी बहुत से सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।